झारखंड में छात्रों को जो आंदोलन है 14वें दिन जिस तरह से चल रहा है वो चलता ही रहता। तमाम जो छात्र है वो इसी तरह से आंदोलन में और भूख हड़ताल में जो या अनशन में जो कहें वो सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक से स्याही फेंकी जाती है और नेहा बोरा का स्वागत झारखंड में स्याही से होता है। नेहा, आपने कभी उम्मीद की थी कैसा होगा? नहीं, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ पे ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ होगा, कभी इमेजिन किया था, बट ऐसा होता है इस देश में। इस देश में बहुत टारगेट किया जाता है उस हर इंसान को जो किसी भी रूप में सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलता है या सत्ता पक्ष के फेवरेट लोग अडानी अंबानी के खिलाफ बोलता है या आरएसएस के खिलाफ बोलता है। तो ये हो गया, इसमें बहुत अचंभे की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक ज़बरदस्त और बहुत ही प्रेरणादायक संघर्ष कर रहे हैं। उनकी तमाम मांगों को हमारा समर्थन है। उनका जो 10 तारीख का कॉल है उसको भी हमारा समर्थन है। उसमें आयशा के तमाम साथी बाकायदा रहेंगे, मोबिलाइजेशन में रहेंगे, सिर्फ नैतिक समर्थन में नहीं, आएंगे, शामिल होंगे। जिस तरह से झारखंड का हमने देखा, आपको तो पता ही होगा, 26 वर्ष हो गए, 14वीं जेपीएससी जेएसएससी, यानी एक शोध का विषय भी है कि आखिर झारखंड में सरकारी नौकरियां कैसे मिलती हैं, फिर वो उसको कैसे ख़त्म किया जाता है। ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है झारखंड के लोगों के साथ, और ऐसी आबादी के साथ जहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी आबादी है, बड़ी आदिवासी आबादी है और दलित समुदाय है। उनको तो मालूम भी नहीं कि वो सिर्फ वहाँ मैदान में डांस करने के लिए जिनको बुलाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी त्रासदी, आपको नहीं लगता? और उनकी आवाज़ तब तक नहीं सुनी जाती है जब तक कि जंतर मंतर पर आप लोगों का धरना प्रदर्शन नहीं होता है। नहीं, ये बड़ी त्रासदी है, और ये बड़ी त्रासदी इसलिए भी है क्योंकि जैसा आपने कहा कि पहले जेपीएससी, दूसरे जेपीएससी से लेकर के अब ये 14वां जेपीएससी हो गया है। कोई हिसाब लेने वाला नहीं है कि कैसे आप एक के बाद एक धांधलियों को अंजाम देते रह सकते हैं। कोई हिसाब लेने वाला नहीं है कि पहले दूसरे जेपीएससी के धांधली के बाद जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। अभी तक सीबीआई किसी भी रूप से उसको फाइनलाइज नहीं कर पाई है, उसको रिजॉल्व नहीं कर पाई है। ये बहुत ही त्रासदी की बात है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो छात्र किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? अगर जेपीएससी को अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो ये मांग हर साल तो नहीं उठ सकती है कि हर साल आप रीपेपर करवाइए। इसलिए जेपीएससी को रिकॉन्स्टिट्यूट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक मांग में से है। री एग्ज़ाम जेपीएससी में भी, जेएसएससी सीजीएल में भी हो, इसके साथ साथ जेपीएससी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिमांड है। और स्ट्रक्चरल चेंजेस आएँ जिसके तहत जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं टीडीपीएल जैसी, उनको शिक्षा व्यवस्था में इतनी अहम भूमिका से निकाल करके सरकारी संस्थानों को इस तरीके की महत्वपूर्ण परीक्षाएं करवाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि जवाबदेही सीधे रूप से सरकार पे हो, प्रेशर सरकार पे हो कि किसी भी परीक्षा को ढंग से करवाना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ये नहीं करवाते हैं तो वो सीधे उनकी कुर्सी पे आ बनेगा। बड़ी बात यह है कि रिफॉर्म की जो ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में पूरे देश में, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्कूल खुले, कोचिंग सेंटर खुले, और जो बड़े स्कूल है उसमें 11वीं से 12वीं की जो पढ़ाई होती है, टीचर्स नहीं है, फीस लाखों में फीस ली जाती है और फिर उनको कोचिंग सेंटर का सहारा लेना पड़ता है। ये कोचिंग माफिया है। हमको मालूम है कि 56,000 करोड़ रुपए का उनका पूरी इकोनॉमी है, जो अगले साल 1.25 लाख करोड़ हो जाएगी। ये बहुत सख्त ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि पहले तो उन पर लगाम लगे और जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार हो। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। मतलब आप देख लीजिए ना, एनईपी को जब लाया जाता है तो किस डिज़ाइन से लाया जाता है? इसी डिज़ाइन से लेकर के आया जाता है कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसको ढा दिया जाए और उसके बरक्स एक प्राइवेट एजुकेशन का मॉडल खड़ा किया जाए। सरकारी स्कूलों को तो वैसे ही ध्वस्त कर दिया गया है। इस देश के किसी भी कोने में अगर सरकारी स्कूल चल रहे हैं तो कोई भी परिवार नहीं चाहता है कि वो वहाँ पे अपने बच्चों को भेजें। क्यों हुआ ये? कैसे हुआ ये? बाकी कई देशों में सरकारी शिक्षा के संस्थान जो हैं, स्कूल हैं, वहाँ पे सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान में सरकारी स्कूलों को इतनी ख़राब नज़र से देखा जाता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? और अब यही चीज़ हायर एजुकेशन में भी किया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से
ये जो NEP के माध्यम से सारे एग्ज़ाम्स को सेंट्रलाइज कर दिया गया कि पहले मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड तमिलनाडु से उठती थी, बाकी और जगहों से होती थी कि एग्ज़ाम डिसेंट्रलाइज रूप से हो, राज्य की सरकारों को ये आज़ादी दी जाए कि वो नीट जो पहले अभी नीट है वो करवाया जा सके, मेडिकल में भर्तियां करवाए जा सके। ये बात होती थी कि एम्स करवाए, UGC करवाए, जैसे पहले करवाते थे। ये बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था जिसमें स्टूडेंट्स की जानें गई हैं। अनीता हैं जो तमिलनाडु की एक स्टूडेंट थी, उन्होंने अपनी जान ले ली इसी मामले में कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस सेंट्रलाइज मत करिए, डिसेंट्रलाइज करिए। लेकिन इन तमाम डिमांड्स को, इस मूवमेंट को बुलडोज करते हुए NEP को लाया जाता है। और NEP क्या है? NEP कहती है कि एक एग्ज़ाम होगा सब एडमिशन्स के लिए। और जब आप ये करते हैं कि एक एग्ज़ाम होगा सभी एडमिशन्स के लिए, तो आप ये चीज़ एक तो चिन्हित कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो CBSE के पैटर्न से होते हैं, ICSE का भी उसमें लोग एक योगदान है, लेकिन जो तमाम स्टेट बोर्ड्स हैं वो कहाँ जाएंगे, उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? आप तो सिस्टमेटिकली उनको एक डिसएडवांटेज पे रख रहे हैं। आप मजबूर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि अगर उन्हें नीट क्रैक करना है, JEE क्रैक करना है, तो उन्हें प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाना होगा जहाँ पे लाखों लाख उनके परिवार को खर्च करने होंगे, अपने तमाम जमा पूंजी को उसी में लगा देना होगा। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि शिक्षा जो अंतिम गांव, अंतिम शहर, अंतिम कस्बे तक पहुंचाने का काम सरकार का होता है, सरकार अपनी उस जिम्मेदारी से हाथ धो बैठती है और शिक्षा बाजार में बिकने वाली हर एक वस्तु जैसी हो जाती है। तो ये जो NEP है, जो शिक्षा का ये हाल करती है, उस NEP को जाना होगा अगर एक सिस्टमैटिक चेंज हम चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था में हो। वो NTA जो एक प्राइवेट एजेंसी है, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, उसका क्या ट्रांसपेरेंसी है, उसका क्या अकाउंटेबिलिटी है? 2 दर्जन के करीब उसका परमानेंट स्टाफ है जो 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम करवाता है। क्या अकाउंटेबिलिटी उसकी है? इस जैसी तमाम एजेंसीज, TDPL भी उसी तरीके की एक एजेंसी है जो साल दर साल अपने निकम्मे होने का प्रूफ देती है, उसके बावजूद वो बनी रहती है, उसी को टेंडर मिलता है एग्ज़ाम करवाने का। तो इस तरीके की तमाम एजेंसीज़ को, NTA को, TDPL को रद्द होना होगा। अभी पिछले 2 महीने के दौरान जो देश ने देखा, जो एक पूरी दुनिया में एक बड़ा आंदोलन और ऐसा अलग तरह का आंदोलन था जो कि आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा याद रखेगी। तो ये एक लोकतंत्र के जिंदा होने का भी सबूत आपको नज़र आता है, और दूसरी कि सरकारें इस बात से सबक लेंगी कि उनकी पीढ़ियों को जो बर्बाद किया जा रहा है, खास तौर से शिक्षा के मामले में, अब बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, लोकतंत्र जिंदा कितना है, कितना मुर्दा है, ये चीज़ डिबेटेबल है। अभी भी उनकी बहुत कोशिश जारी है कि लोकतंत्र को दफना दिया जाए, लेकिन ये तो छात्र आंदोलन है कि आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद मिट नहीं रहा है, मर नहीं रहा है। और ये आंदोलन जो देश भर में हुआ, उसकी जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से देश भर में अपने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, अपने शहरों में छात्र अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में स्टूडेंट्स ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरीके से देश के अलग अलग कोनों में भी स्टूडेंट्स इस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने इस संभावना को खोल दिया है कि बड़े से बड़े तानाशाह के सामने अगर आप एकजुट होकर के लड़ेंगे तो आप उसको शिकस्त दे सकते हैं। और ये संभावना बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके के निज़ाम में हम रह रहे हैं वो बहुत दमनकारी निज़ाम है, और इसके सामने इस तरीके से डट के खड़े रहना बहुत प्रेरणा का काम करता है। सरकार के पास, जो केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है, उनके पास ऑप्शन होता है इस तरह के आंदोलनों को दबाने का, एंटी नेशनल और ख़ास तौर से लड़कियों को, छात्राओं को टारगेट करने का। तो ये जो अब यहाँ पर भी हमने देखा किस तरीके से हो रहा है, रांची में भी कोशिश की जा रही है लगातार आंदोलन को तोड़ने की। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें RSS और BJP का जो पूरा जो गैंग एक तरीके से जो कहते हैं उनके विरोधी, वो सफल हो रहा है या नाकाम हो रहा है? उत्तरावधि का हमने देखा, यहाँ पे भी बहुत लोगों को भगाया गया है जो कि जुनैद और बिरयानी और ये सब करने आए थे। ऐसे तमाम लोग जो बार बार बांटने की बात करेंगे, जाति, धर्म, लिंग, इन तमाम चीज़ों के बेसिस पे बांटने की बात करेंगे, उन तमाम लोगों को यही जवाब मिलना ऑर्गेनाइज़र्स की तरफ से कि हमें जो समर्थन देने आएगा हम उसका समर्थन लेंगे। और वो लोग जो जंतर मंतर पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा लेकर आए हैं,
आपको उनसे अगर खुन्नस है तो आप मत आइए उस प्रोटेस्ट में, वो लोग तो आएंगे हमारे मूवमेंट को समर्थन देने के लिए। इस जज्बे को तो सच में सलाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जज्बा इस मूवमेंट को बनाए रखे है, ये जज्बा इस मूवमेंट को टूटने नहीं दे रहा है, और ये जज्बा ही है जिसकी वजह से तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा और आरएसएस के लोग क्लेम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि हम चला रहे हैं मूवमेंट। आप ये जो पहनी हुई है कपड़े, वो उम्मीद नहीं है कि आप इसको धोने की कोशिश करेंगे हाँ? रखेंगे इसको घर में इस एग्जाम्पल के तौर पर पीढ़ियों को बताएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास इतने कपड़े हैं कि हम इसको रखें फ्रेम करा के, इससे अगर दाग निकल जाए तो मैं इसको बार बार 10,000 बार पहनना चाहूँगी। भूख हड़ताल पे मैं बैठी थी और मुझे ख़राब हालत में देख करके लोग बहुत अलग अलग तरीके से समर्थन जता रहे थे। उसी समर्थन का एक ये तरीका था कि लोग मुझे कपड़े दे के जा रहे थे, ये कपड़ा मुझे उसी में मिला है, तो किसी ने बहुत प्रेम से मुझे दिया था, आपने उस पर स्याही गिरा दी। आप कितने मूर्ख इंसान हैं, मुझे समझ नहीं आता इतनी नफ़रत कैसे पाल पाते हैं आप अपने मन में। तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं चाहूँगी कि ये धुल जाए ताकि मैं इसको पहन सकूँ। बाकी स्याही व्याही करते रहिए आप। जो आरएसएस के ऊपर में जो दाग लग रहा है, अब तो कह तो रहे हैं कि आरएसएस के लोग, पुलिस भी कहती है, लेकिन ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका, न उनके कार्यकर्ता का कोई रजिस्ट्रेशन होता है। नहीं, इनकी खूबसूरती ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो चिल्ला चिल्ला करके सोशल मीडिया पे खुद बताते हैं कि हम इसी विचारधारा से आते हैं। बहुत नुआंस की समझ है नहीं। अब जो लोग चिल्ला चिल्ला के ये कह सकते हैं कि गोडसे जिंदाबाद और गांधी की हत्या जायज़ थी, वो लोग को ये कहाँ समझ में आएगा कि ये चीज़ नहीं करना होता है। वो छात्र, अगर आप किसी प्रोटेस्ट को क्लेम कर रहे हैं कि हाँ भाई हम चला रहे हैं, भाजपा चला रही है, और अगर उसी प्रोटेस्ट के समर्थन में कोई मार्च निकल रहा है, तो आप उस मार्च के ऊपर क्यों हमला करेंगे? ये बात इनको समझ में नहीं आती है। इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर आप महिलाओं के ऊपर हमला करेंगे तो ये बात तो समाज ठीक से नहीं देखेगा ना। ये बात इनको समझ में नहीं आती है कि खुद तथाकथित खुद को आरएसएस क्लेम करने वाला व्यक्ति आप भेज रहे हैं स्याही फेंकने के लिए। सब छात्रों को पता नहीं चल जाएगा कि आप कौन सी राजनीति से आते हैं, किस तरीके की नफरत और डिवीज़न की राजनीति करते हैं। जिन छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इतनी आत्मीयता के साथ मेरा स्वागत किया, मुझे बोला, मुझे प्रेरणा दी, बार बार ये बात बोली कि आप जब भूख हड़ताल पे बैठी, जो 2 महिलाएं बैठी हैं सबिता और हबीबा, उन्होंने कहा कि आप भूख हड़ताल पे बैठी, हमें लगा कि आप बैठ रही हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं, हम भी बैठेंगे, पब्लिकली बैठेंगे। उन्होंने ये बोला। एक सबिता की तो आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने कहा कि हमारा बहुत लंबा संघर्ष है, अच्छा हुआ आप लोग लड़े, क्योंकि उस संघर्ष से हमें लगा हम भी लड़ सकते हैं। लोगों ने बार बार माइक से बोला कि आप माइक से बोलिए, नहीं हाँ आप माइक से बोलिए और बोलिए कि आप हमारे आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। आप बार बार अपील करिए देश भर में जो स्टूडेंट्स देखते हैं उनसे कि वो हमारे आंदोलन का समर्थन करिए। इतनी आत्मीयता, इतना समर्थन मुझे वहाँ पर मिला। अब ये जो इंसान है जो खुद को खुद आरएसएस का कहता है, उसने मेरे ऊपर इंक फेंकी, मेरे साथियों के ऊपर इंक फेंकी, क्या बोलेंगे वो स्टेडियम में संघर्ष कर रहे हुए लोग उसके बारे में? साथी बस प्लीज़, साथी प्लीज़। हाँ, तो देखिए नेहा, वाकई में सुबह से लगातार उनके ऊपर एक तरीके से दबाव भी है, मीडिया का दबाव लगातार इंटरव्यू देने का, और दूसरा चोट भी, एक तरीके से हमला भी हुआ, मानसिक तौर से भी परेशान होंगे ही, घर में लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि हौसला नहीं टूटा है। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।